हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर लेकर के आई हूँ और ये लेसन का नाम है किरणों का खेल। ठीक है, इस लेसन का मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखें। आप लोगों को क्वेश्चन आंसर के साथ साथ इसे समझने में भी हेल्प होगी। तो चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मैं एकदम एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन, मिडिल क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन ही करवा रही हूँ। बाकी आप लोग कीजिएगा खुद से। पहला हमारा है 2 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों का पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, मैंने क्वेश्चन ऐड नहीं किया है, मैंने डायरेक्ट आंसर ही लिखा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किरणों का खेल किस प्रकार की कविता है। ठीक है, तो इसका आंसर है किरणों का खेल एक प्रकृति विषयक कविता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, धरती किसके माध्यम से अपनी खुशी जाहिर करती है। तो धरती हरी हरी घासों के माध्यम से अपनी खुशी जाहिर करती है। तीसरा क्वेश्चन है, वृक्ष क्यों झूम रहे हैं। तो वृक्ष हवाओं के धीरे धीरे बहने के कारण झूम रहे हैं तथा अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, 2 का घ है, सूरज मोती का उपहार कब बटोर लेता है। तो सवेरा होने पर सूरज मोती का उपहार बटोर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल और थल में चांदनी बिछी होने का अर्थ क्या है। मतलब कि क्या अर्थ है उसका। तो जल और थल में चांदनी बिछी होने का अर्थ यह है कि चांद का प्रकाश धरती पर पड़ता है और उसकी परछाई जल में झलकती है। ठीक है, इसके बाद 2 का च है, संध्या को विरामदायिनी क्यों कहा गया है। तो संसार के सभी प्राणी संध्या होने पर विराम या आराम लेना चाहते हैं, इसीलिए उसे विरामदायिनी कहा गया है। तो हम लोगों को पता है, हम लोग भी अपने दिन भर की एक्टिविटी को कंप्लीट करके इवनिंग को थोड़ा रेस्ट लेते हैं, घर को आते हैं ना। जो लोग बाहर काम करते हैं वो लोग इवनिंग को घर आते हैं, तो इसीलिए संध्या को क्या कहा गया है, विरामदायिनी कहा गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, कवि ने किरणों के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है। तो इसका आंसर है, कवि ने किरणों के सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। चंद्रमा की किरणें चारों तरफ अपनी अद्भुत एवं अपूर्व सुंदरता बिखेर रही है। धरती और आकाश उस चांदनी से सराबोर है। धीमी गति से हवाएं चल रही है। हरे घास व वृक्ष हरे घास व तृण उमंग के साथ झूम रहे हैं तथा पवन चारों तरफ सुगंध फैलाकर अपनी खुशियाँ जाहिर करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा 3 का ख है, धरती अपना पुलक कैसे प्रकट करती है। ठीक है, तो धरती हरी हरी घासों के माध्यम से अपना पुलक मतलब अपनी खुशी, ठीक है, प्रकट करती है। किरणों से प्रभावित होकर धरती पर उगे सभी पेड़ पौधे पुलकित हो उठते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा 3 का ग है, रवि धरती पर फैले मोतियों को कैसे बटोर लेता है। तो धरती पर उगे पेड़ पौधे तृण लताओं पर रात के समय ओशकण रूपी मोती बिखर जाता है और सूरज के उगते ही वे ओशकण खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार रवि मतलब सूरज मोतियों को बटोर लेता है। ठीक है, इसके अलावा हमारा 3 का घ है, नियति को नटी क्यों कहा गया है, उसके कार्यकलापों का वर्णन कीजिए। ठीक है, कवि ने नियति को नटी कहा है क्योंकि नियति यानी प्रकृति, यहाँ पे नियति क्या है, प्रकृति है। ठीक है, अपना सब काम क्या करती है, शांत भाव से निरंतर करती रहती है। वह अपने संसाधनों के माध्यम से हमेशा खुशियाँ बांटती रहती है। ठीक है, प्रकृति ना कभी हार मानती है ना थकती है। इस तरह वह प्रकृति रोज, वह कौन है यहाँ पे, प्रकृति रोज नए नए एवं विविध रूपों में हमारे सामने आती है और हमें सुखद आनंद का एहसास दिलाती है। ठीक है, इसके अलावा 3 का अंग है,
निरानंद है कौन दिशा, कविता की इस प्रश्नवाचक पंक्ति से कवि का क्या आशय है। ठीक है, तो निरानंद है कौन दिशा, कविता के इस प्रश्नवाचक पंक्ति से कवि का आशय यह है कि पंचवटी में सभी दिशाओं में क्या है, आनंद ही आनंद व्याप्त है। कोई भी दिशा निरानंद या आनंद रहित नहीं है, हर जगह खुशियाँ भरी हुई है। अब हम लोग आगे देखते हैं हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के समयक उत्तर लिखिए। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है किरणों का खेल कविता में वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण कीजिए। ठीक है, तो कवि इसका आंसर इस प्रकार देते हुए कहते हैं, किरणों का खेल राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक प्राकृतिक विषयक कविता है। इसमें प्रकृति के कार्यकलापों एवं सौंदर्य का बड़ी बारीकी से चित्रण हुआ है। कवि चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई है। पृथ्वी और आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। धरती हरी हरी घासों से सराबोर है। मंद मंद वायु के झोंकों से पेड़ पौधे झूम रहे हैं। रात्रि के समय चारों ओर वातावरण शांत है। प्रातःकाल सूर्य के निकलने पर ओस की बूंदें गायब हो जाती है। संध्या के समय तारे निकल आते हैं, जिससे उसका सौंदर्य और अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर ख दिया हुआ है, प्रकृति को नया रूप प्रदान करने में चांद और सूरज की क्या भूमिकाएं हैं। तो इसका आंसर है, चांद और सूरज धरती पर अपनी अपनी किरणों से प्रकृति को नया रूप प्रदान करते हैं। प्रकृति यानी पेड़ पौधे, नदी, तालाब आदि के सौंदर्य में चांद और सूरज 4 चांद लगाते हैं। इनकी स्वच्छ किरणों के कारण ही प्रकृति की हर छटा अति सुंदर और प्रिय लगने लगती है। चांद रात में और सूरज दिन में अपनी किरणें बिखेरते हैं और इनसे प्रकृति को नया रूप मिलता है। बीज धरती में अंकुरित होकर किरणों के कारण ही वृक्ष का रूप धारण करता है। मतलब जब हम लोग किसी पौधे की बीज लगाते हैं, ठीक है, जब वो अंकुरित होता है तो उसे जब वो अंकुरित होता है और उसे एक वृक्ष का रूप, मतलब एक पेड़ का रूप जब उसको लेना होता है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होती है, सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वही कहा गया है, बीज धरती में अंकुरित होकर किरणों के कारण ही वृक्ष का रूप धारण करता है। इसीलिए चांद और सूरज की भूमिकाएं महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा 4 का ग है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रस्तुत कविता के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि कीजिए। तो इसका आंसर है, किरणों का खेल शीर्षक कविता में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि इस संसार में हर चीज़ का परिवर्तन होता रहता है। प्रकृति के क्रियाकलाप निरंतर चलते रहते हैं। प्रकृति का हर उपादान एकांत और शांत भाव से तथा नियत समय पर अपना काम करता रहता है। प्रातःकाल सूरज उगता है, रात में चंद्रमा प्रकाश बिखेरता है। पेड़ पौधे फल फूल और छाया प्रदान करते हैं। दिन के बाद रात और फिर रात के बाद दिन होना प्रकृति का नियम है। पेड़ पौधे, नदी, तालाब अपना नियमानुसार रूप परिवर्तित करते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक है, इसके अलावा हमारा 4 का घ है, क्वेश्चन में रीड कर देती हूँ। पठित कविता के आधार पर बताइए कि प्रकृति से हमें कौन सी सीख मिलती है। ठीक है, तो पठित कविता मतलब जो कविता हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पठित कविता में प्रकृति के कार्यकलापों एवं सौंदर्य का बड़ी बारीकी से चित्रण हुआ है। प्रकृति जो ईश्वर प्रदत्त है, अपने संसाधनों के माध्यम से हमेशा खुशियाँ बांटती है। प्रकृति हमें सुंदर से सुंदरतम जीवन जीने की सीख देती है। चंद्रमा की किरणें हमें अंधकार को दूर करने की सीख देती है, तो धरती हमें परोपकार करने की सीख देती है। प्रकृति
प्रकृति की हर छटा हमें कोई ना कोई सीख अवश्य देती है। मुख्यतः प्रकृति हमें सदैव कर्मशीलता का संदेश देती है। कर्मशीलता मतलब कि प्रकृति, आप लोगों ने देखा ही होगा, प्रकृति का जो भी मतलब काम है वो निरंतर करते रहती है। चाहे पेड़ का उगना हो, फल समय के हिसाब से पेड़ पौधे में फल आते हैं, पत्तों का झड़ना हो, चांद और सूरज अपने समय से आते हैं, मतलब सब प्रकृति का जो भी पार्ट है वो अपना एक्टिविटी क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली कर रहा है। तो प्रकृति का सबसे बड़ा संदेश हमें यही देता है वो, कि हमें भी अपने जो काम है वो कंटिन्यू करते रहने चाहिए। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये 4 का घ भी कंप्लीट हुआ। अभी 5 नंबर क्वेश्चन है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसका पहला है, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। तो इसका आंसर है, पहले आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 के किरणों का खेल नामक शीर्षक, नामक लिखिए या शीर्षक लिखिए। ठीक है, कविता से ली गई है, जिसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, इसका व्याख्या दिया हुआ है। व्याख्या इस प्रकार है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने प्रकृति के कार्यकलापों एवं सौंदर्य का बड़ी बारीकी से चित्रण किया है। प्रकृति जो स्वयं ईश्वर प्रदत्त है, प्रकृति को हमने बनाया है या ईश्वर ने बनाया है? ईश्वर ने, इसलिए इसे क्या कहा गया है, ईश्वर प्रदत्त। ठीक है, अपने संसाधनों के माध्यम से हमेशा खुशियाँ बांटती है। रात में चांद अपनी स्वच्छ चांदनी से संपूर्ण पृथ्वी को सराबोर कर देती है, वहीं सूरज अपनी किरणों का जादू बिखेर कर संसार में उजाला फैला देता है। प्रकृति ना कभी हार मानती है ना थकती है, यह अपना सब काम शांत भाव से तथा नियत समय पर करती है। का ख है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। इसका मतलब व्याख्या इस प्रकार है। यहाँ पे देखिए, प्रसंग मैंने नहीं लिखा, ये आपको क्वेश्चन नंबर क मतलब 5 का क में प्रसंग जैसा मैंने आपको बताया है सेम एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, इसके बाद व्याख्या देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति, सौंदर्य और उसके विभिन्न कार्यकलापों के बारे में वर्णन करते हुए कहा है कि जब रात में चंद्रमा अपनी स्वच्छ चांदनी धरती पर बिखेरता है, तब धरती पर उसकी बूंदें मोतियों का रूप धारण कर पूरे धरती पर बिखेर जाती है। और ठीक इसी प्रकार ही रात्रि के समय आकाश में भी नक्षत्र रूपी मोती फैल जाती है। ठीक है, आकाश में हम लोग देखते हैं तारे रहते हैं, बहुत सारे नक्षत्र मंडल रहते हैं। ठीक है, तो वो भी रात्रि के समय बिखेर जाते हैं आकाश में। धरती में क्या बिखेरती है, ओस की बूंदें धरती पर बिखेरती है, और आकाश में नक्षत्र रूपी मोतियाँ बिखरती है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, प्रातःकाल और सुबह प्रातःकाल सूरज उन मोतियों को क्या करता है, अपने अंदर समा लेता है, अर्थात बटोर लेता है। इस प्रकार प्रकृति अपने नए नए कार्यकलापों से हमें मोहित व खुश करते रहती है। ठीक है, इसके साथ ही मैंने कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी यहाँ पे पुट अप किया है। ये क्वेश्चन आपको मतलब जो हमारे कवि है मैथिली शरण गुप्त जी, उनके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है, तो आप इन क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, ये भी हेल्पफुल है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये लेसन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा कोई लेसन का क्वेश्चन आंसर लेकर के आऊँगी। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और हाँ, भूल गई मैं, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा।